तुम इन 8 चैप्टर्स को सीरियसली कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन होता है ना, वो क्या करता है, वो तुम्हें टफ डिफिकल्ट टास्क करने से रोकता है और बोलता है कि जो डिफिकल्ट वाला टास्क है उसको मत करो, जो इजी वाला काम है तुम उसे करो। तुम इन्हें कवर कर रहे हो तो तुम्हारी अप्रॉक्स 40-50% बात तो यही तैयार हो जानी है। आज हम उस सब्जेक्ट की ओर बात करने वाले से नीट में 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर इस सब्जेक्ट के अंदर तुम 330 से कम स्कोर करते हो तो तुम नीट की रेस से वैसे बाहर हो जाते हो। जी हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही समझे हो। आज हम बायोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं, और मेरी इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बायोलॉजी को लेकर कुछ ऐसे टिप्स और पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर तुम ध्यान से सुन लेते हो तो तुम्हारे जितने भी डाउट्स और कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो जा रहे हैं। तो सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना। तो सबसे पहले तुम जानो कि चैप्टर्स का वेटेज क्या है और तुम्हें किन चैप्टर्स को अपनी प्रायोरिटी पे रखना है। इसमें सबसे पहले आते हैं तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स। हाई वेटेज चैप्टर्स वो चैप्टर्स होते हैं जिनसे हर साल 5-4 सवाल नीट में पूछे जाते हैं। इसमें तुम्हारे आता है 11th से तुम्हारा एनिमल किंगडम, फोटोसिंथेसिस, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 12th से इसमें आता है तुम्हारे जेनेटिक्स के 2 चैप्टर और बायोटेक के 2 चैप्टर। ये जो 8 चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुम इन 8 चैप्टर्स को सीरियसली कंप्लीट कर लेते हो, इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हो, तो तुम्हारी 40% बायो जो तुमसे नीट के पेपर में पूछे जाने वाली है वो कवर हो जानी है। क्योंकि अगर तुम एक ऑन एवरेज देखे जाओ तो इनसे अप्रॉक्स 40 से 45 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं नीट में, और अगर तुम इन्हें कवर कर रहे हो तो तुम्हारी अप्रॉक्स 40-50% बायो तो यही तैयार हो जानी है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं तुम्हारे मॉडरेट वेटेज चैप्टर, इनसे हर साल 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें तुम्हारा आता है प्लांट किंगडम, बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन। 12th में इसमें आते हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फार्मिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इवोल्यूशन, इकोसिस्टम, ऑर्गेन्स एंड पॉपुलेशन। इसके बाद आते हैं हमारे मीडियम वेटेज चैप्टर, जिनसे हर साल 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि किस चैप्टर से 2 सवाल आएंगे, किसी 3 आएंगे, हो सकता है किसी चैप्टर शायद कभी 4 सवाल भी पूछ लें। तो मॉडरेट और हाई वेटेज के अलावा जितने तुम्हारे बचे चैप्टर्स हैं, ये जो लिस्ट दी गई है, ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे मीडियम वेटेज चैप्टर्स में आ रहे हैं, और तुम्हें इन सारे चैप्टर्स को कवर करना है। क्योंकि हम नीट के लिए किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, सारे चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीए का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब किस चैप्टर से क्या पूछ ले। ठीक है, अब इसके बाद आता है लास्ट हमारा लो वेटेज चैप्टर। इससे हर साल बस एक ही सवाल आता है, वो है द लिविंग वर्ल्ड। हो सकता है कभी रेयरली लिविंग वर्ल्ड से 2 सवाल पूछ ले, वरना हर साल एक ही सवाल आता है लिविंग वर्ल्ड से। ठीक है, अब तुम्हें पता लग गई चैप्टर्स का वेटेज क्या है। अब तुम समझो कि इन्हें तुम्हें पढ़ना कैसे है। तो जो तुम्हारे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, तुम सबसे पहले उन्हें कवर करो, उन्हें कंप्लीट करो, क्योंकि उनका वेटेज भी ज़्यादा है, चैप्टर्स बड़े भी है और उनसे सवाल भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पर अब तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि भैया हम हाई वेटेज ज़्यादा पहले मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है। और यही जो चीज़ है तुम लोग को नहीं करनी है। तुम लोग कोई बाकियों की तरह ये गलती नहीं करनी है। तुम लोग को ही पहले जो तुम्हारे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है और जो मॉडरेट वेटेज वाले चैप्टर्स है वो कंप्लीट करने हैं। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन होता है ना, वो क्या करता है, वो तुम्हें टफ डिफिकल्ट टास्क करने से रोकता है और बोलता है कि जो डिफिकल्ट वाला टास्क है उसको मत करो, जो इजी वाला काम है तुम उसे करो। और यही माइंडसेट एक टॉपर और एक नॉर्मल बच्चे के बीच में डिफरेंस लाता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी तैयारी एक टॉपर के माइंडसेट से करनी है। तुम्हें अपनी ब्रेन की बात ना सुनते हुए पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े भी है। जब तुम हाई वेटेज और मॉडरेट वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब तुम मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स तक जाओगे ना, इससे तुम्हें 2 फायदे होंगे कि जब तुम हाई वेटेज और मॉडरेट वेटेज वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे और फिर जब मीडियम वेटेज वाले तब जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि अरे जो मेरा बड़ा और डिफिकल्ट वाला टास्क था वो तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, और अब मेरे बस ये सिंपल सा टास्क बता है कि मुझे मीडियम वेटेज वाले थोड़े चुन्नू मुन्नू से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। इन चैप्टर्स को तो मैं ईजिली 4-5 दिन में कवर कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा। तो इससे तुम्हारा काम इजी हो जाएगा, ये बहुत आसान तरीका हो जाएगा तुम्हारे पढ़ने के लिए, और साथ साथ जो तुम्हारा ब्रेन है उस पर कम स्ट्रेस और कम लोड आएगा, तो वो एफिशिएंटली वर्क करेगा, अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो तुम्हें पता लग गई चैप्टर्स को वेटेज का, तुम्हें उन्हें किस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर पढ़ना है। तो अब तुम मार्च के अंदर जितनी ज़्यादा बार हो सके अपनी बायो को रिवाइज करने की कोशिश करो। मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम जितनी ज़्यादा बार अपनी बायो रिवाइज कर पा रहे हो, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार तुमसे बन रहा है तुम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपलसरी है कि तुम नीट क्रैक करने के लिए मार्च में बायो को 4 बार रिवाइज करो। सबका अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है कुछ लोग 4 बार कर ले, कुछ लोग 3 बार कर ले, कुछ लोग 2 ही बार ही कर पाए। सबका अपना अलग अलग रहता है। ठीक है, अब ये होगा तुम्हें मार्च में कैसे करना है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें अप्रैल में कैसे अपनी बायो पढ़नी है। जब तुम अप्रैल में आओ तो तुम बायो को 11th और 12th के पार्ट में डिवाइड ना करते हुए तुम उन्हें जूलॉजी और बायोलॉजी टर्म्स में डिवाइड करके पढ़ो, और जो भी तुम चैप्टर्स पढ़ रहे हो उन्हें तुम बाकी चैप्टर्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करो। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे आज तुम जूलॉजी करने बैठे तो जूलॉजी तुमने पहले ह्यूमन फिजियो उठाई, फिर तुमने ह्यूमन फिजियो साथ में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कवर कर लिया, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लिया। तो इससे तुमने क्या करा, ह्यूमन फिजियो से लेकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक पूरा ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया कि ह्यूमंस के अंदर क्या क्या होता है, कौन से प्रोसेस रहते हैं, कैसे क्या ऑर्गन्स वर्क करते हैं,
क्या किसकी फंक्शन रहती है। तुमने अगले दिन बॉटनी उठाई, बॉटनी में तुम प्लांट फिजिक्स पढ़ने बैठे, तो प्लांट फिजिक्स साथ में तुमने मॉर्फो एनाटॉमी कर ली, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ लिया, तो तुमने प्लांट के बारे में पढ़ लिया कि प्लांट्स में क्या क्या होता है। फिर ऐसे ही अगर तुम जेनेटिक्स करने बैठे हो तो तुमने जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर कर करे, फिर उसके साथ में बायोटेक के दोनों चैप्टर कवर कर लिए। ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड है तो तुम्हें और मज़ा आ गया पढ़ने में। तो ऐसे अगर तुम चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो बायो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तुम बायोलॉजी को जितना ज़्यादा कनेक्ट करके पढ़ोगे, चीज़ों और टॉपिक्स को आपस में कनेक्ट करोगे, तुम्हें पढ़ने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और होता क्या है, जब तुम्हें किसी भी चीज़ में मज़ा आने लगता है ना, वो चीज़ तुम्हारे ईजी पड़ जाती है। और जैसे मानो तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें बायोटेक किसी चैप्टर डिफिकल्ट है, पर तुम उसे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन साथ में कनेक्ट करके पढ़ो तो हो सकता है तुम्हें बायोटेक किसी पढ़ जाए। ऐसी कोई और भी चैप्टर हो सकता है जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा हो, पर कनेक्ट करके पढ़ने में तुम्हें आसानी हो। बाकी क्वेश्चंस को मुझे तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, तुम्हें पता है अब लास्ट का टाइम है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तुम जो भी चैप्टर कवर कर रहे हो उसकी तुम्हें मॉड्यूल या डीपीपी लगानी है। तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो आज तुम्हें कोई मॉड्यूल या कोई प्रैक्टिस शीट तो मिली होगी, तो तुम्हें वो लगानी है। जैसे तुमने कोई भी चैप्टर कवर करा तो उसके तुरंत बाद उसकी डीपीपी या प्रैक्टिस शीट लगाओ। साथ ही साथ अगर तुम पे टाइम है तो पीआईक्यूज भी सॉल्व करो। अगर तुम पीआईक्यूज सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि किस चैप्टर के कौन से टॉपिक या कौन से पार्ट से यूजुअली एंटी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। बाकी अब मार्च का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइम पे तुम्हारे पार्ट टेस्ट या फुल टेस्ट स्टार्ट हो चुके होंगे। तो जो भी तुम टेस्ट दे के आ रहे हो उसकी टेस्ट एनालिसिस स्टार्ट करो, क्योंकि अब इस टाइम पे टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेस्ट एनालिसिस तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा कौन सा पार्ट वीक है और कौन सा पार्ट स्ट्रांग है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है, तो मेरी अगली वीडियो टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी होती है, कैसे क्या तरीका रहता है, तुम्हें क्वेश्चन को कौन सी कैटेगरी में डालना होता है, वो सब मैं उस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।